गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा था पिछली बार? ये गलत बात है, टाइम 6:30 से थी। आज तो संडे है, संडे के लिए कोई टाइमिंग नहीं भाई। हाँ जी, लेट हो गए। तो लास्ट में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट किया था, तो उसमें हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मासेस के बारे में पढ़ा था। अब उससे आगे करते हैं। क्वेश्चन लिखना। गॉड ऑफ केमिस्ट्री इज बैक। थैंक यू जी। इधर देखो, एक क्वेश्चन लिखना। एन एलिमेंट कंटेन एन एलिमेंट कंटेन एक तत्व जिसमें एन एलिमेंट कंटेन number of electrons, protons and neutrons, number of electrons, protons and neutrons are 18, 16 and 16। एक तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 और 16 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18, 16 और 16 है। फाइंड तो x जेड ए चार्ज, ये चारों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ए बताना है क्या होगा, एक्स बताना क्या होगा, जेड बताना क्या होगा, चार्ज बताना क्या होगा। ठीक है, देखो भाई, आज की क्लास है, आज की क्लास कोई मत छोड़ना, शाम वाली भी। ठीक है, और बीच में जैसी क्लास ओवर हो अपना आराम से सोना या रेस्ट करना। ठीक है, क्योंकि हैवी टॉपिक है, अभी हैवी टॉपिक होगा आगे। जेड इक्वल टू 16, ये क्वेश्चन करा दिया था क्या मैंने पहले पिछली क्लास में? देखो, आपको ये चीजें पता करनी है, एक्स क्या होगा, जेड क्या होगा, ए क्या होगा, चार्ज क्या होगा। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जो एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर हमेशा किसके बराबर होता है? ये प्रोटॉन के बराबर होता है। और इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 16। ये वैल्यू आ गई 16। एटॉमिक मास किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन कितने हैं? 16। न्यूट्रॉन कितने हैं? 16। तो ये वैल्यू आ गई 32। ठीक है, चार्ज किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के। प्रोटॉन कितने हैं? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? सॉरी, प्रोटॉन कितने हैं? 16। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कैसा होता है? +1। एक प्रोटॉन पर होता है +1, तो 16 पर कितना हो जाएगा? +16। एक इलेक्ट्रॉन पर होता है -1, 18 पर कितना हो जाएगा? -18। तो चार्ज कितना आ जाएगा? -2। तो 16 एटॉमिक नंबर किसका है? सल्फर का है। एटॉमिक मास कितना है? 32 है। चार्ज कितना है? -2 है। ये इसका रिप्रेजेंटेशन, जल्दी बना लो इसे। भाई अगर किसी जिसने पिछली क्लास नहीं की है तो उसे दिक्कत आएगी इसे समझने में। ठीक है,
हाँ जी फौजदार जी, आपका सही है। विष्णु जी पिछली क्लास देखो, तब पता चलेगा जेड क्या है। इतने दिन से क्या कर रहे थे आप लोग? एक क्लास हुई थी, मैं वो भी आपने नहीं की। देखो पिछली क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन किया था, ठीक है। ये जेड जो होता है ये एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन के बराबर होता है। ए जो होता है ये एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। जो चार्ज होता है ये चार्ज प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन की संख्या 16 दे रखी है, तो इसलिए जेड की वैल्यू हो गई 16, क्योंकि ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है, तो क्वेश्चन में प्रोटॉन आपको 16 दे रखे हैं, न्यूट्रॉन आपको 16 दे रखे हैं, तो ये वैल्यू हो गई 32। चार्ज किसके बराबर होता है? प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एक प्रोटॉन पर +1 होता है, 16 प्रोटॉन पर +16 होगा। एक इलेक्ट्रॉन पर -1 होता है, तो 18 पर कितना होगा? -18 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से चार्ज आ गया -2। अब ये जो 16 एटॉमिक नंबर होता है ये सल्फर का होता है, इसलिए यहाँ पर x की जगह लिखा सल्फर। एटॉमिक मास आया इसमें 32, चार्ज आया इस पर -2, ठीक है। अब आगे देखो, हेडिंग डालोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, कॉन्फ़िगरेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम के स्ट्रक्चर में वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं आपके? ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल्स के अंदर होते हैं, KLMN। इलेक्ट्रॉन आपके इन सेल्स के अंदर होते हैं, ठीक है। आप सीरियस लग रहे हो गुरुजी, नो मुस्कान की चमक। भाई थोड़ा सा अभी आए हैं ना, एकदम से थोड़ा लेट हो रहे हैं, अभी पढ़ाना स्टार्ट किया है, थोड़ी रिदम तो बनने दो। अब देखो एक एलिमेंट है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर है 20। एक मिनट रुकना, ज्यादा ही ब्राइटनेस हो रही है ना। ठीक है, अब ठीक है ब्राइटनेस। अब देखो तो एक एलिमेंट है कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर है 20। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बतानी है। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, तो उससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, अगर एटम आपका न्यूट्रल है, एटम पर कोई चार्ज नहीं है, तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या भी वही होती है, ठीक है। तो इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सेल्स में, ठीक है। इन 20 इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सेल्स में। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे देखो, तो इन 20 में से के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? के में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो 20 में से 2 हमने यहाँ पर भर दिए, 18 बच गए। अब एल में कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं, तो एल के अंदर आ गए 8। अब 20 में से हम 10 भर चुके हैं, 10 हमारे पास बचे हैं। एम की कैपेसिटी कितनी है? 18 की है। एम में ज़्यादा से ज़्यादा 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 10 बचे हैं, तो हमें कितने भरने चाहिए यहाँ पर? 10 भरने तो 10 चाहिए, लेकिन हम 10 नहीं भरते, हम यहाँ पर भरते हैं 8। जो 2 बच गई उन्हें भरेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसा क्यों हो रहा है अभी मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा।
अब एक बार इसको अप्लाई कर लेते हैं बस। अगर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 17 होंगे। तो यहाँ पर कितने आएंगे? 2, 8, 7। अब नेक्स्ट देखोगे पोटेशियम, एटॉमिक नंबर है 19, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे यहाँ पर? 19। इन 19 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ पर कितने आएंगे? 2, यहाँ पर 8, यहाँ पर 8, यहाँ पर 1। जल्दी से इसे नोट कर लो फिर मैं बताता हूँ। हाँ जी सुशांत जी, CDS के लिए सफिशिएंट है। भाई इसमें समझने का ऐसा नहीं है। देखो एक बात मेरे ध्यान से सुनना, कोई इजी टॉपिक, कोई डिफिकल्ट टॉपिक हो और वो समझ में ना आए तो वो तो मुझे भी समझ आता है कि चलो इसको दोबारा बताना चाहिए, लेकिन ये टॉपिक तो बहुत सिंपल है, इसमें इतना क्या है। बात ये ना कि आप लोग पढ़ते नहीं हो, सबसे बड़ी बात ये है। गौरव, यू आर माय फेवरेट टीचर, थैंक यू जी। पिछली क्लास अगर की होगी तो सब समझ में आएगा, अगर पिछली क्लास नहीं की है तो भाई एक बार पिछली क्लास पढ़ो, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। हाँ जी, NF है आंध्र प्रदेश के लिए। सर M में तो 18 होते हैं। भाई एक बात बताओ, M में 18 ही होते हैं, लेकिन यहाँ पर बचेंगे 18, तभी तो भरोगे ना। अब चॉकलेट 10 रुपए की है, आपके पास 5 रुपए हैं, ठीक है, और उधार वगैरह चलते नहीं तो आपको चॉकलेट नहीं मिलेगी ना। तो यहाँ पर क्या है, 20 इलेक्ट्रॉन है, 20 में से 2 यहाँ पर भर दिए, 8 यहाँ पर भर दिए, तो 20 में से 10 भरे हैं, तो अब 18 कैसे बनाएं जब है ही नहीं। ठीक है दमनदीप जी, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस पिछली क्लास में देखना भाई, पिछली क्लास में मैं करा चुका हूं। ये गलत पढ़ रखा है चिराग जी आपने, ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल आपने गलत पढ़ रखे हैं। यहाँ कोई ऐसा कोई रूल नहीं होता कि यहाँ पर 8 ही आने चाहिए, ये सब ये इसका फंडा कुछ और है। ठीक है अब देखो सर जी, आपका वोकैबुलरी स्पेशल है प्लीज, या सर जी मुझे इंग्लिश के लिए कुछ टिप्स दे देना, मेरे से 2018 में पूरी बनूँ बाद मेंस में 178 लेकिन इंग्लिश को 60। भाई अभी देखेंगे, कोशिश करेंगे लाने की। सर आपकी मुस्कान का फैन हूँ, थैंक यू गुरुजर जी। अब देखो इसका रीजन देखो क्या रीजन है, यहीं से थोड़ा बहुत ऑर्बिटल्स के बारे में पता चलेगा। देखो जो जिन्होंने पहली क्लास नहीं ली है ना, तो रिक्वेस्ट है उनसे वो क्लास ले, उसके बाद इस क्लास को देखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है आपका, ये कनेक्टेड है, इसमें क्लास देखनी जरूरी ही है। बता रहे हैं भारती जी हमें 8 ही क्यों है? नहीं हम लाइव नहीं है, दीपक जी कैसी बात कर रहे हो, लाइव पढ़ा रहे हो और आप कह रहे हो लाइव है। चलो देखो आगे, देखो 18 M के अंदर जब कैपेसिटी उसके 18 गई थी तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे थे, तो 10 क्यों नहीं है? अब कोई कमेंट मत करना, अब देखते जाना। अच्छा, अजय सक्सेना इज माय केमिस्ट्री टीचर, BSA कॉलेज टॉपर, सेकंड रैंक ऑफ यूनिवर्सिटी। कोई बात नहीं, आप भी हरियाणा के टॉपर से पढ़ रहे हो, ऐसी बात नहीं है, 26 रैंक है हम भी हरियाणा के। ठीक है अब देखो आगे, देखो स्टार्टिंग में जब एटम को स्टडी किया गया, अब देखो अब कोई कमेंट में अभी जवाब नहीं दूंगा, ना ही पढ़ूंगा, अब ये टॉपिक पढ़ाऊंगा पहले, ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। तो प्लीज अपना इस पर टॉपिक पर ध्यान रहे, कमेंट थोड़ी देर के लिए छोड़ दे। तो देखो जब स्टार्टिंग में एटम को स्टडी किया गया था तो बोला गया था एटम जो होता है वो आपका सेल्स में डिवाइड होता है, और उन सेल्स को नाम दिया गया था KLMN। और ये जो आपकी सेल्स है ये आपकी कितने डायमेंशन में होती है? 2 डायमेंशन में होती है। देखो जैसे आप किसी घर को बाहर से देखते हो और उस घर के अंदर आप जिंदगी में कभी पहले गए नहीं हो, ठीक है, उस घर के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो अगर आपसे पूछा जाए उस घर के अंदर कितने रूम्स होंगे तो आप नहीं बता पाओगे। उसी तरीके से जब स्टार्टिंग में एटम को स्टडी किया गया था तो बोला गया था एटम जो है वो 2 डायमेंशन में होता है और ये सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, और वो सेल्स कौन सी होती है आपकी? KLMNO, इस तरीके से। लेकिन बाद में एटम को फर्दर स्टडी किया गया, तो जब एटम को फर्दर स्टडी किया गया तो पता चला एटम 2 डायमेंशन में नहीं होता, एटम होता है 3 डायमेंशन में। ठीक है, और ये जो आपकी शेल्स होती हैं, ये इन शेल्स की भी सब शेल्स होते हैं, ये जो कक्ष होते हैं इनके भी उपकक्ष होते हैं। अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी भी शेल के कितने सब शेल होंगे, किसी भी कक्ष के कितने उपकक्ष होंगे? तो जितना भी इनका ऑर्बिट नंबर होगा
उतने ही इनके सब शेल्स होते हैं, उतने ही उपकक्ष होते हैं। जैसे k का ऑर्बिट नंबर कितना है 1, तो इसके कितने सब शेल्स होंगे, एक ही सब शेल होगा जिसे नाम दिया गया है s। ठीक है, उसके बाद इसका ऑर्बिट नंबर कितना है 2, तो इसके कितने सब शेल्स होंगे, इसके होंगे 2 सब शेल्स, एक s और एक p। इसका ऑर्बिट नंबर है 3, तो इसके कितने सब शेल्स होंगे, एक होगा s, एक होगा p, एक होगा d। ठीक है, n इक्वल टू 4, इसके कितने सब शेल्स होंगे, एक s, एक p, एक d, एक f। तो ये जो चीजें आई हैं, ये जो सब शेल्स आई हैं, ये आपकी 3 डायमेंशन में होती हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये है आपका 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, इन्हें ही बोलते हैं हम ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो मैंने कहा था ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिटल्स हैं। ऑर्बिट्स आपके 2 डायमेंशन में होते हैं, ऑर्बिटल्स आपके 3 डायमेंशन में होते हैं। अब हमें रिलेशन निकालना है कि k और s में क्या रिलेशन होगा। तो देखो, जो k होता है, अगर आपको इसके साथ रिलेशन निकालना है तो क्या करोगे, जो भी इसका ऑर्बिट नंबर होता है इसको आप s से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1 को s से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 1s। कहने का मतलब 2D में जिसे आप k लिखते हो, 3D में वो क्या होगा 1s होगा। इसी तरीके से 2D में जिसे आप l लिखते हो, 3D में वो क्या हो जाएगा 2s, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2p। 2D में जिसे आप m लिखते हो, 3D में उसे क्या लिखोगे 3s, 3p, 3d। n को क्या लिखोगे 4s, 4p, 4d, 4f, 4s, 4p, 4d, 4f। वो डेमो क्लास थी भाई, वो डेमो नहीं, वो एक बार डेमो नहीं, वो उस दोबारा नहीं होती वो क्लास, वो आपके पास पड़ी रहती है, आप उसमें देख लो, उसमें दोबारा कैसे होगा। ठीक है, अब इधर देखो आगे। अब एक बात बताऊं, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रहे थे तो हमने सबसे पहले के शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को भरा था, उसके बाद एल को। तो एक बात बताओ, सबसे पहले के को ही क्यों भरा, एल को क्यों नहीं भरा। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, सबसे पहले के को इसलिए भरा, ये नहीं बोलोगे के को इसलिए पहले भरा था कि वो पहले आई है, ये कोई रूल नहीं है। रूल ये कहता है सबसे पहले आप उस ऑर्बिट या ऑर्बिटल को भरोगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो इन के एल एम एन शेल में सबसे कम एनर्जी आपके के शेल की होती है, इसलिए सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स किस सेल्स के अंदर भरेंगे, के अंदर भरेंगे। ठीक है, तो हमने के अंदर पहले क्यों भरा था इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि इसकी एनर्जी कम थी। तो इसी तरीके से जब हम एसपीडीएफ को भरेंगे तो इनमें से सबसे पहले उस ऑर्बिटल को भरेंगे, उस कक्षक को भरेंगे जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। तो देखो के की एनर्जी सबसे कम होती थी इन सेल्स में, और के किसके बराबर है 1s के बराबर है, तो यानी कि 1s की एनर्जी भी सबसे कम होगी। उसके बाद के बाद एनर्जी ज्यादा किसकी है, एल की, और एल की इसके बराबर है 2s और 2p। ठीक है, फिर उसके बाद हम किसकी फिलिंग करेंगे 3s की, 3p की। अब देखो इसके बाद 3d आना चाहिए, लेकिन होता क्या है, ये जो 3d होता है इसकी एनर्जी 4s से ज्यादा होती है, 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा होती है। तो रूल तो ये कहता है आप सबसे पहले उसे भरोगे जिसकी एनर्जी कम है। तो 3d और 4s में से किसकी एनर्जी कम होती है 4s की, तो इसलिए हम पहले 4s को भरते हैं फिर 3d को भरते हैं। ठीक है, तो ये तरीका है, ये है आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। इसी को अफबाउ प्रिंसिपल बोलते हैं, आगे लिखवाऊंगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इसे ही बोलते हैं अफबाउ प्रिंसिपल। अब एक चीज देखना, अब इसको याद कैसे करोगे, तो देखो ये है स्कूल, इसको याद इस तरीके से याद करना, स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, 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 पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक है, नंबर कैसे याद रखोगे, एक है तो नंबर एक बार आएगा, 2 है तो 2 बार आएगा, 3 है तो 3 बार आएगा, लेकिन फोर्थ शेल का पहला पार्ट पहले लिखा जाएगा, क्योंकि फोर्थ शेल के पहले पार्ट की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो थर्ड शेल के आखिरी पार्ट से कम है। ठीक है, तो अब देखो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 2, एल में कितने आ सकते हैं 8, एम में कितने आ सकते हैं 18, एन में कितने आ सकते हैं 32। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था 2n स्क्वायर रूल। ठीक है, तो इन आपको इनकी भी कैपेसिटी पता होनी चाहिए कि एस के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, पी के अंदर कितने आ सकते हैं, डी के अंदर कितने आ सकते हैं। तो देखो एक टेबल बनाते हैं इनके लिए, ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। देखो हमारे पास ऑर्बिटल कौन सा, एस पी डी एफ। ठीक है, अब ये जो एस ऑर्बिटल होता है ना, इसको हमेशा एक बॉक्स से बनाओगे, जो पी होता है इसको 3 बॉक्स से बनाओगे, जो डी होता है इसमें 5 बॉक्स होते हैं, और जो एफ होता है इसमें 7 बॉक्सेस होते हैं।
ठीक है। तो रूल ये कहता है एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। एक बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 2 से ज्यादा कभी नहीं आ सकते। ठीक है। तो एस के अंदर कितने बॉक्स हैं? एक बॉक्स है। तो एस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं आपके? सिर्फ 2। जहां भी एस होगा उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएंगे। पी के अंदर कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। तो 3 बॉक्स हैं तो इसके अंदर मैक्सिमम एक बॉक्स में 2 आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। डी में 5 बॉक्स है तो डी में मैक्सिमम कितने आ जाएंगे? 10 आ जाएंगे। एफ में मैक्सिमम 14 आ जाएंगे। तो ये इनकी कैपेसिटी है, एस की 2, पी की 6, डी की 10, एफ की 14। ये आप याद रखोगे। अब देखो, अब आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। कैल्शियम जो है एटॉमिक नंबर 20 था, इलेक्ट्रॉन 20 है। इन 20 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। तो इन 20 में से सबसे पहले किसे भरोगे? जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और सबसे कम एनर्जी किसकी है? 1s की। अब इस s के अंदर 20 में से कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? s में मैक्सिमम 2 ही आ सकते हैं, ये भर दिए 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और उसके बाद देखोगे इलेक्ट्रॉन्स को मैं रेड पेन से लिख देता हूं। ठीक है। s में मैक्सिमम आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या आया? ये तो फुल हो चुका है, फिर आएगा 2s। s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? फिर से 2 ही आ सकते हैं, ये भी पूरा हो गया। इसके बाद क्या आएगा? 2p। p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो काउंट करते रहे ना साथ के साथ, 2 to 4 और 6, 10 इलेक्ट्रॉन हम भर चुके हैं 20 में से, 10 हमारे पास अभी भी बचे हैं। इसके बाद क्या आएगा? 3s। s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसके बाद क्या आएगा? 3p। 3p में मैक्सिमम, p में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं। तो कितने हो गए? 10 यहाँ पर और 8 यहाँ पर, 18 हो चुके हैं। इसके बाद क्या आएगा? 4s। s में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ठीक है। अब हमारे 20 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक फुल हो चुके हैं। अब देखो, ये जो 1 था, ये 1 हमने किसके लिए यूज किया था? 1 हमने k के लिए यूज किया था। 2 हमने किसके लिए यूज किया था? 2 हमने l के लिए यूज किया था। 3 हमने किसके लिए यूज किया है? m के लिए यूज किया है। 4 हमने किसके लिए यूज किया है? n के लिए यूज किया है। ठीक है। अब एक चीज देखना, ये जो k शेल है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आए यहाँ पर? ये रेड वाली वैल्यूज 2 आए। l के अंदर कितने आए? 2 + 6, 8 आए। m के अंदर चेक करोगे 2 + 6, 8 आए। n के अंदर कितने आए? 2 आए। तो देख सकते हो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या आई है? 2882 आई है। अब यहाँ पर 10 क्यों नहीं आए? क्योंकि थर्ड शेल को पूरा भरा ही नहीं गया है। थर्ड शेल को पूरा क्यों नहीं भरा गया है? क्योंकि थर्ड शेल का जो आखिरी पार्ट होता है इसकी एनर्जी फोर्थ शेल के पहले पार्ट से ज्यादा होती है। तो हम पहले इस पार्ट को भरेंगे, उसके बाद उसको भरेंगे। अगर इसके बाद इलेक्ट्रॉन आते तब हम उसे 3D में भरते। ठीक है। इसे नोट कीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। और नोट करने के बाद जल्दी बताना भाई, बस जैसे ही नोट होता है। हाँ जी, सीडीएस के लिए सफिशिएंट है। सीडीएस के लिए क्या, पीसीएस वगैरह के लिए सफिशिएंट है। कोई भी एग्जाम दो। देखो, मेरी क्लास नहीं हुई थी, मैं थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन था, तो इसलिए टाइम पे सिलेबस कराना है। तो संडे को क्लास होगी, ध्यान रखना संडे को आपकी क्लास होती है। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि मंडे टू सैटरडे। गौरव जी, एस जो होता है, एस के अंदर एक बॉक्स आएगा, ये आप याद रखोगे, ओड नंबर से याद रखोगे। एसपीडीएफ, वेरी फैंटास्टिक सर, डाउट फ्री कॉन्सेप्ट सर। आरआरबी जेई 2 मार्क से छूट गया सर, अब की बार नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन अभी बताएंगे भाई, अभी एक बार इसे अभी नोट करो पहले। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही पूछता है। ठीक है। अच्छा जी, क्या पूछ रहे थे? एक ने ऑर्बिटल, हाँ गौरव जी देखो, एस के अंदर एक बॉक्स होता है, आप याद रखोगे। ठीक है। और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपको याद रखना एस की, एस जो होगा इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। पी में मैक्सिमम कितने, पी में कितने बॉक्स हैं? 3 बॉक्स हैं। ठीक है। तो 3 बॉक्स है तो एक बॉक्स में 2 आ सकते हैं, तो 3 में कितने आएंगे? 6 आएंगे। डी में 5 बॉक्स हैं, एक बॉक्स में 2 हैं, तो 5 में कितने आएंगे? 10 आएंगे। और एफ में 7 बॉक्स हैं, तो कितने आ जाएंगे? 14 आ जाएंगे। ठीक है, नोट हो गया। चलो आगे देखो। हाँ जी, 2 क्लास हैं आज। यू आर जीनियस सर, थैंक यू डियर।
देखो एक बच्चा कह रहा है मेरा नाम ले लो एक बार, और नाम ऐसा रख रखा है पता नहीं हवाबाजी करने के लिए। ये अविनाश जी आगे यूज करूंगा बॉक्स का कॉन्सेप्ट, तब समझ में आएगा। हाँ जी, ये जो जल्दी बोलिए भाई। कैल्शियम में लास्ट दोनों ऑर्बिटल कैसे फिल हुआ? लास्ट देखो ना, आप इलेक्ट्रॉन काउंट करते जाओगे भाई, 20 में से 2 यहाँ आए, 2 यहाँ आए, 6 यहाँ आए, 2 यहाँ आए, तो 12 हो चुके हैं ना यहाँ तक। 6 बचे हैं, ओ सॉरी 12 इलेक्ट्रॉन भरे हमने अभी, 8 हमारे पास बचे हैं। तो 3s के बाद क्या आता है? 3p। तो p में मैक्सिमम कितने आएंगे? 6 आएंगे। और उसके बाद ये फुल हो चुका तो 4s आएगा, तो 4s में कितने आएंगे? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखो, देखो इसी कॉन्फ़िगरेशन को अब दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो? कोई भी एलिमेंट जो होता है ना, वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के फॉर्मेट में लिखना चाहता है। कोई भी एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के कोई भी एलिमेंट अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के फॉर्मेट में लिखना चाहता है। ठीक है, तो देखो हमारे पास नोबल गैसेज होती हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडॉन, ओगोनेशन। ये आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाऊंगा क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब देखो आगे। अब हर एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को जो भी नोबल गैस उसके पास होगी उसकी फॉर्म में लिखना चाहेगा। जैसे कैल्शियम था ना, अब ये कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, और इसके नियरेस्ट नोबल गैस कौन सी है? ये हमारी नोबल गैसेज है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था। तो 20 के पास कौन सा एटॉमिक नंबर होगा? 18 वाला होगा। तो अगर एक बार अगर आप आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, तो आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखोगे? देखो आर्गन के लिए आप क्या लिखोगे? 18 इसका एटॉमिक नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन भी 18 है, तो यहाँ क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, देखो यहां तक 18 कंप्लीट हो चुके हैं। तो कहने का मतलब क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी एलिमेंट अपनी कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस के फॉर्म में लिख सकता है। वो जो भी नोबल गैस उसके नियरेस्ट होगी, लिख तो वो किसी भी फॉर्म में, किसी भी नोबल गैस की फॉर्म में लिख सकता है, लेकिन पेपर में जो आएगी वो नियरेस्ट आएगी। ठीक है, तो अब देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसके पास कौन सी नोबल गैस होगी? आर्गन। आर्गन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, यानी कि ये जो वैल्यू है ना आपकी इतनी, इसकी जगह आप डायरेक्ट आर्गन लिख सकते हो। ठीक है, ये है। हाँ, अपवाद भी बताएंगे, टेंशन ना लो भाई। जिनोन का एटॉमिक नंबर 54 होता है, क्या करोगे आप? ये सब क्रिप्टॉन के ओजी ओगोनेशन आगे पढ़ाऊंगा जी इनके बारे में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। जल्दी से नोट कर लो, आगे देखते हैं। जिसने नोट कर लिया एक बार आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना, इस फॉर्मेट में भी और इसमें भी। हाँ जी सुरेंद्रा जी। ओके डॉन जी, अब खुश हो? सारा क्लियर है सर, नाम ले दो अब। ठीक हो डॉन जी? सुशांत जी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्किप नहीं करवाया है, पढ़ाऊंगा भाई। ये चैप्टर आज कंप्लीट होना है आपका। शाम वाली क्लास में मजा आएगा, अभी भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा सा भी टिपिकल है। गुर्जर जी आपने पिछली क्लास देखी है भाई? इसमें से
हाँ डोन जी बिल्कुल सही है, सही है। 3d6 ठीक है। देखो इसका एटॉमिक नंबर 26, तो 20 तक तो हमने लिखा ही था, ऐसे लिखते थे 20 तक, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 20 तक तो हम ऐसे लिखते ही थे। उसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन आए ना इसमें, 6 बचे हैं अभी, 20 तक तो हम लिख चुके हैं, तो 6 बचे हैं, तो ये तो पूरा हो चुका है। तो 4s के बाद क्या आता है, 3d आता है। तो डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास कितने बचे हैं, यहाँ पर देखना कितने बचे हैं, 6 बचे हैं, तो वो यहाँ पर आ जाएंगे 3d6। ठीक है। अब देखो यहां से यहां तक 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो आप, आर्गन। फिर क्या आता है, 4s2, 3d6। सभी का ठीक है गुरजर जी, आपको क्या दिक्कत आ रही है बताओ। ठीक है, अब देखो आगे। हेडिंग डालना एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये पेपर में आती है, हिंदी में लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अपवाद। हाँ जी ऐसे बिल्कुल सही है डोन जी आपका। हाँ टॉपिक थोड़ा सा टफ है। कैन यू राइट कैल्शियम 3d6, नहीं जी कैल्शियम 3d6 नहीं लिख सकते, सिर्फ आप नोबल गैस ही लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो अविनाश जी टीचिंग की स्पीड मेरी बहुत, अभी मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक थोड़ा हैवी है भाई। ठीक है, बाकी बच्चे भी जो साइंस से नहीं, सबको लेकर चलना पड़ता है। अगर ओनली साइंस वाले स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, सबको समझाना है। अब देखो पहले हम बात करते हैं क्रोमियम की। ठीक है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24। तो अभी आप लोगों ने आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिखी थी, 24 में से 18 की जगह तो क्या लिख सकते हैं, आर्गन लिख सकते हैं। ठीक है, अब 6 इलेक्ट्रॉन बच गई, तो रूल तो ये कहता है कि 4s2 3d4 होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक चीज बताओ, एक सिमेट्रिकल चीज ज्यादा स्टेबल होती है या अनसिमेट्रिकल चीज ज्यादा स्टेबल होती है? तो एक जो सिमेट्रिकल चीज होती है वो हमेशा सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, अनसिमेट्रिकल चीज स्टेबल नहीं होती। स्टेबल कौन सी होती है, जो सिमेट्रिकल होती है। तो एक चीज देखना, डी जो है, डी के अंदर मैंने कितने बॉक्स बताए थे, 5 होते हैं, तो मैंने 5 बॉक्स बनाए। और इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है इनको आप दो तरीके से भर सकते हो, ये तो दो यहां भर दो फिर दो, लेकिन वो तरीका गलत होता है। आप हमेशा सबसे पहले सिंगल ही भरोगे इलेक्ट्रॉन्स को, पहले सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करोगे। ठीक है, अब अगर एक इलेक्ट्रॉन 4s का एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आ जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, एक बार देखना, आर्गन 4s1 3d5। तो इसका आप डायग्राम देखोगे तो डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो एक चीज देखो, ये ऊपर वाला सिस्टम जो है ये ज्यादा सिमेट्रिकल होगा या नीचे वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होगा? नीचे वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हर एक शेल में इक्वली इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पर ये वाला पोर्ट, ये वाला जो पार्ट है वो खाली है। तो ये ज्यादा सिमेट्रिकल है, तो सिमेट्रिकल होने की वजह से ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो क्रोमियम जो है ये रूल्स को फॉलो नहीं करती इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्रोमियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो ये होती है, ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसे बोलते हैं? जो चीजें रूल को फॉलो नहीं करती उन्हें बोलते हैं एक्सेप्शन। तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली करेक्ट होगी, ये इनकरेक्ट होगी। अब आगे देखो दूसरी, कॉपर की बात करें।
कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, ठीक है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना, 29 में से 18 की जगह लिख दोगे आप आर्गन, 29 में से 18 की जगह लिखोगे आर्गन, ठीक है। अब बच गए कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 11 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो उसके बाद क्या लिखते थे? 4s2। ये 20 हो गए, 9 बचे थे, तो 9 किस में आएंगे? 3D में। अब वही चीज यहां पर देखो, डी में 9 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करो, सबको सिंगली भरोगे, 5 भर लिए सिंगली। अब ये तो पूरा हो चुका है, तो अब क्या करोगे? पेयरिंग स्टार्ट करोगे। तो ऐसे पेयरिंग की हमने। अब देखो यहां से एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से यहां पर आ जाए तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? आर्गन 4s1 3d10। तो अब इसमें देखो 10 इलेक्ट्रॉन है, तो पहले क्या करोगे? सिंगली भरोगे, उसके बाद उनकी पेयरिंग स्टार्ट करोगे। अब कौन सा सिस्टम ज्यादा सिमेट्रिकल होगा? ऊपर वाला ज्यादा सिमेट्रिकल होगा या नीचे वाला? नीचे वाला सिमेट्रिकल होगा, क्योंकि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है यहां भी। तो ये सिस्टम ज्यादा सिमेट्रिकल है, इसलिए कॉपर की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन गलत होती है, ये वाली कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट होती है। आप ये ध्यान रखोगे, ठीक है। युवराज जी बस यही का एक्सेप्शन है, इतनी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये रूल आप इसके अलावा कहीं नहीं लगाओगे, ठीक है। अब समझ आ रहे हैं सर, चलो ठीक है। Fe में नहीं होगा क्रोमियम वाला रूल। अब एक चीज और ध्यान रखना, ये जो रूल है जो मैंने आपको बताया है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं यहां से यहां पर, ये आप इन दोनों केस के अलावा कहीं भी अप्लाई नहीं करोगे। देखोगे जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, तो 14 की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2 2s2 2p6, तो 14 में से 10 भर चुके हैं, 3s2 3p2। आप इसमें ऐसा नहीं बोलोगे सर पी में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और बॉक्स होते 3 की, एक इलेक्ट्रॉन उसको यहां से यहां ट्रांसफर कर दें तो सिस्टम हमारा सिमेट्रिकल हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। ये एक चीज आप सिर्फ इन 2 केस में अप्लाई करोगे, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन समझाने के लिए मैंने आपको ऐसे बताया ताकि आपको चीजें याद रहें। बाकी अपनी तरफ से आप इस रूल को कहीं भी अप्लाई नहीं करोगे। ये रूल सिर्फ क्रोमियम और कॉपर के लिए, ठीक है। आया समझ? नोट कर लीजिए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं जी, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होता। पवन जी टाइम पर क्लास में आते तो सब समझ में आता भाई। हाँ तो वही तो बात है ना पवन जी, अब लेट आए हो तो पीछे यूज कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। अब मजा आने लगा, बहुत मजा आएगा भाई केमिस्ट्री में, तुम टेंशन ना लो। ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो पेपर में डायरेक्ट मिलेंगी आप लोगों को। हाँ जी, ओनली क्रोमियम और कॉपर के लिए होगा। आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ना। इतना मजा कभी नहीं आया केमिस्ट्री में। कर लिया सब्सक्राइब। हाँ राहुल जी, बाकी ने नहीं किया ना। एमडीजी नोट्स मैं आपको बता तो रहा था, नोट्स तो हम डाल देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जितना मैटर यहाँ पढ़ाऊंगा ना, मैं उस नोट्स में उतना मैटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। एस से इसलिए हो रहा है विष्णु जी, क्योंकि इसके पास एस है ना, इसलिए इसलिए अब सिमेट्रिकल को अजीत जी हिंदी में कैसे बताएं? अरे जी आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी पढ़ाते हो। सुरेंद्र जी मैं ऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ, ठीक है। फिजिकल भी बहुत अच्छी पढ़ाता हूँ। कौन जी, इसको इसको दोबारा देख लेना भाई, इतना इतना डिफिकल्ट नहीं है,
क्योंकि बाकी बच्चे भी ना, सभी बच्चे भी होते, वीडियो तो आप लोगों के पास होती है। अब एक बच्चे के ऊपर अगर सभी बच्चों का लॉस करना ठीक नहीं है ना। अगर ज्यादा को डाउट होता तो मैं जरूर बता देता, और मैं पहली बार इतने कंसंट्रेशन से बताता हूँ कि आपको पहली बार में समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन फिर भी तो बाद में देख सकते हो। हाँ जी, लाइव शो कर रहा है ज्योति जी। हो गया नोट गर्दा सर। हाँ, तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है, शेयर भी नहीं किया होगा। आगे देखो, अब हेडिंग डालोगे, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो, किसी भी एलिमेंट को आपको कंपेयर करना है कि वो तत्व जो है आपका स्टेबल है या नहीं, स्थिर है या नहीं, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर किया जाता है। आज तो सर गर्दा उड़ा दिया, अभी तो देखना तुम गर्दा उड़ेगा भाई, मजा नहीं आ जाए तो तुम्हें कहना। अब देखो, अब आप एक वर्ड, ये स्टेबिलिटी है, स्थिरता, इस वर्ड का मतलब क्या होता है? कैरेबल पे नहीं जी, यूट्यूब पे। यूट्यूब पे मेरा चैनल है वो। सौरभ जी क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, जैसे क्रोमियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछ ली, ठीक है, ऑप्शन में देगा कौन सी करेक्ट है, आर्गन के फॉर्मेट में देगा, ठीक है। ये मेरे चैनल का नेम है, दोबारा देख लो मूर्खो, तुम मानोगे नहीं है ना। सिंदर सर क्लासेस, सीडीएस का पेपर पढ़ा, उसको जरूर देखना फ्री टाइम में, अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं उसमें, कुछ चीजें कवर होंगी वहां से आपकी। ये देखो, बुक्स वगैरह थोड़ी देर वेट करो, बुक्स आप एसएससी अगर हिंदी मीडियम है तो घटना चक्कर खरीद लो, ठीक है, नहीं तो आप किरण या राकेश सर की बुक खरीद सकते हो, लेकिन आप आंसर्स पर फोकस मत करना, आंसर्स में एरर बहुत है किरण में, ठीक है। आप वोकेबलरी अच्छा समझाते हैं, हाँ जी, ठीक है। अच्छा, मैं जो बता रहा था, 2 मिनट रुको, क्या बता रहा था मैं, हाँ देखो, बिहार दरोगा क्लियर हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं, बिहार दरोगा में एसएससी वाला घटना चक्कर करोगे पहले, फिर पीसीएस वाला घटना चक्कर करोगे, ठीक है। अच्छा, स्टेबिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? देखो, अगर आप बोलते हो कोई चीज स्टेबल है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेती, ठीक है। अगर कोई चीज अनस्टेबल होगी तो वो स्टेबल होने के लिए रिएक्शन में भाग लेती है। अब ये कैसे पता करेंगे कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है? तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर पता कर सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी स्टेबल होगी, कौन सी अनस्टेबल होगी। तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करके हम बता सकते हैं एलिमेंट स्टेबल है या नहीं, ठीक है। तेंद्रा नहीं है ये जी, डी ई आर है, ये ध्यान रखोगे, ये डी ई आर है, ठीक है दीपक जी। अब देखो, तुम 3 केस लेते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन और नियोन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, नाइट्रोजन का 7 है, नियोन का आपका 10 है, ठीक है। अब जो कार्बन होता है, एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? पहले 1s आएगा, s के अंदर 2 आएंगे, फिर 2s आएगा, s के अंदर फिर से 2 आएंगे, तो 6 में से हमने 4 को भर लिया, इसके बाद है 2p, तो 2 हमारे पास बचे हैं, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, लेकिन हमारे पास 2 ही हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, p का डायग्राम बनाते हैं, p के अंदर 3 बॉक्स हैं, बॉक्स 3 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब नियोन में एटॉमिक नंबर 6 से 7 हुआ, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ा, वो इलेक्ट्रॉन किस में बढ़ेगा? आपका 2p में, तो 1s2, 2s2, 2p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो सिंगली भरोगे सबसे पहले। नियोन में आ गए 10, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 1s2, 2s2, 2p6, तो 6 इलेक्ट्रॉन आइए, तो क्या करोगे? पहले सिंगली भरोगे, उसके बाद 3 बचे हैं तो पेयरिंग स्टार्ट करोगे, ठीक है। अब एक चीज देखना,
सभी के अंदर P है, P के अंदर मैक्सिमम, शॉर्ट नाम समझ नहीं आता, शॉर्ट कहाँ यूज किया भाई? अच्छा ये स्टार्टिंग में भाई मैंने टेबल बनवाई है। आप लोग आर्ट से, तो मैंने स्टार्टिंग में टेबल, पिछली क्लास में एक टेबल बनवाई थी आपको, ठीक है, उसके अंदर मैंने सिंबल्स आपको बनाए थे, तो आपको याद तो करना पड़ेगा ना भाई। एमसीक्यू लगाते हैं सर जी यूट्यूब पर। हाँ जी, हाँ जी सर, यू आर ए ग्रेट टीचर। ठीक है भाई विष्णु जी, तो आर्ट से तो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, मैं उस सभी को पढ़ाता हूँ, चाहे आर्ट से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, बिल्कुल बेसिक से जितना पेपर की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, उतना ही पढ़ाता हूँ। तो मैंने आपको ये एलिमेंट की टेबल आपको बनवाई थी, आप उसे कृपया याद करें, ठीक है, तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो अब देखो, जो पी ऑर्बिटल होता है, पी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, 6 के 6 ही आए हुए हैं, तो इस कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं हम फुली फिल्ड, पूरा फिल है ना ये, फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये शॉर्ट में लिखा है ईसी, ठीक है, इतना आप समझ सकते हो। और यहां पर देखोगे पी में 6 आ सकते हैं, लेकिन उसका एग्जैक्टली हाफ है, आधा है, तो ये हो जाएगी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो ना फुली फिल्ड होती ना हाफ फिल्ड होती, इसे बोलते हैं हम इनकम्प्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देखो, इनमें से सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सी होगी? सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल कौन सी है? कौन सी होगी सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल? ये वाली। क्यों? क्योंकि देखो इन दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है, दोनों ही सिमेट्रिकल हैं, लेकिन पी में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो ये मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ सिमेट्रिकल है, ये मैक्सिमम का हाफ के साथ सिमेट्रिकल है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? फुली फिल्ड वाला। तो इन तीनों एलिमेंट में से आपको पता लगाना कि कौन सा एलिमेंट ज्यादा स्टेबल है, तो कौन सा होगा ज्यादा स्टेबल? नियोन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है? फुली फिल्ड। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा? देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्थिरता का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ये क्या होगा? सबसे कम स्टेबल कौन सी होगी? अब शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक बार इधर देख लेना, बाद में ये मत पूछना सर इसका मतलब क्या है। इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये सबसे कम स्टेबल होगी। क्या लिखा है? इनकम्प्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे ज्यादा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इससे ज्यादा फुली फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये ऑर्डर आप इसको ध्यान रखोगे, तो सबसे कम स्टेबल होगा कार्बन, इससे ज्यादा नाइट्रोजन, और सबसे ज्यादा नियोन। ये इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर। भाई ये तो सिंपल सी चीज है, आप एसएससी सीजीएल का भी तो फॉर्म भरोगे ही, वहां इंग्लिश भी तो आएगी भाई। अगर आप इतनी इंग्लिश नहीं समझ सकते तो कैसे काम चलेगा? सिमेट्रिकल मतलब सारी चीजें आपको एक जैसी दिखाई दे, इस बॉक्स को जैसे देख रहे हो वैसा ही ऐसा बॉक्स है, वैसा ही ऐसा बॉक्स है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर, ये है सिमेट्रिकल। देखो क्लास टाइमिंग ऐसा होता है, कई बार चीजें चेंज होती है, संडे के लिए कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है, क्योंकि बीच में आपकी क्लास ऑफ हुई होगी, ठीक है, तो ऑफ होती है तो भाई संडे को कराई जाती है क्लास। या जैसे किसी टीचर को काम हो जाए, ठीक है, जैसे मुझे हो जाए, तो मैं बीच में क्लास ना ले पाऊँ, तो मैं संडे को पहले क्लास ले लूँ, ताकि आपका सिलेबस टाइम पर हो जाए। हाँ जी डॉन जी बताइए, क्या डाउट है? बाकी नोट कर लें जब तक। हिंदी में हेडिंग होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता। सर बोरेक्स में पहले आप एरो क्यों आता है डाउन? डाउन लगा लो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता। नवीन जी आपने पूछा ही क्या है? गुर्जर जी क्या भेज दिया आपने? हाफ फील्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, इनकम्प्लीटली फील्ड सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा। हाफ फील्ड तो स्टेबल है, इससे इनकम्प्लीटली से सबसे कम होगा इनकम्प्लीटली, उससे ज्यादा हाफ फील्ड स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा फुली फील्ड। ठीक है सर, ठीक है, चलो अब आगे देखो। भाई वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी विजय जी।
कोई भी एक्स है क्या? तनु जी मैं समझा नहीं, क्या पूछ रहे हो आप? एग्जाम्पल में कोई क्वेश्चन दीजिए। नवीन जी अब एक बात बताओ, अभी क्वेश्चन आएगा भाई, अभी पूरा इसको पूरा रिवाइज आएगा पूरा, थोड़ा वेट तो करो। आप बहुत सम्राट स्मार्ट लगते हैं, थैंक यू जी। सर आप पाड़ो टीचर प्रूडेंस कोचिंग में टीच करते हैं सर, आपका ऑफलाइन इंस्टीट्यूट कहाँ है सर? पवन रंजन जी आप कहाँ पढ़ते हो मुझसे प्रूडेंस में? ऑफलाइन जी यहीं मुखर्जी नगर। अभी आएंगे आयुष जी, नाइट्रोजन ज्यादा स्टेबल होगा। थैंक यू गुर्जर जी। दरभंगा, ओके। वहां के बच्चों को समझ आ रहा है? तुम है ना यार, बच्चों ऐसे है ना बिल्कुल उल्टे उल्टे सवाल पूछोगे। ये पूछ रहे होगा एनटीपीसी लेक सफिशिएंट होगा, मैंने स्टेटमेंट में क्या अभी स्टार्टिंग में आते ही बोला था कि कोई भी एग्जाम देना, हर एग्जाम के लिए चीजें हैं इसमें, सारे एग्जाम कवर करके चलते हैं। प्रणाम जी, आपके दर्शन को तरस गए थे। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे केमिस्ट्री पढ़कर। सर आपकी शादी होगी? नहीं भाई अभी नहीं हुई मेरी शादी। सर अपना कोई कांटेक्ट नंबर दे दो, शादी का इनविटेशन देना है। दे देंगे दे देंगे आपको। सर आप बहुत मुस्कुराते हो। अच्छा छोड़ दे फिर मुस्कुराना भाई, और बताओ। एटॉमिक नंबर और स्टेबिलिटी में कोई रिलेशन नहीं है भाई। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन देखो दमनदीप जी, क्लॉक जैसे अब हम ये बॉक्स के अंदर हम एरो बना रहे हैं, ऐसे एरो बना रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये जो एरो आपने बनाया है इसका मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। मूर्खों ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे तो ये क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। ठीक है, ये मतलब होता है। तो एक बार इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल लिख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका एप्लीकेशन पार्ट बताऊंगा कहां पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो हेडिंग डालना, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम, रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। आपकी मुस्कुराहट के हम सब लाइब्रेरी के लड़के दीवाने हैं। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मनोज जी चैप्टर के एंड में एमसीक्यू यहाँ नहीं होगा, अपने यूट्यूब चैनल पर कराएंगे भाई, ठीक है, जैसे टाइम मिलेगा वैसे, क्योंकि सिलेबस बहुत है यहाँ का, क्योंकि हर एग्जाम को कवर करके चलते हैं तो सारी चीज़ें पढ़ाते हैं। सौरभ जी कर सकते हो एमसीक्यू लूसेंट ऑब्जेक्ट, लेकिन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल के, लेकिन आप करना चाहो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे नोट से हो जाएगा। कुछ तो कहीं प्रॉब्लम आएंगे वो पूछ लेना, वो मैं बता दूंगा। सबसे ज़्यादा मजे आ रहे हैं। रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नियम। सबसे पहले आता है हाफ बाउ प्रिंसिपल। हिंदी मीडियम वाले आव भाव मत लिख देना, ये आव भाव ही लिखना है। आव भाव का सिद्धांत, आव भाव प्रिंसिपल, आव भाव का सिद्धांत। आई एम लखनऊ। ओके सुशील जी। आव भाव प्रिंसिपल देखो, आव भाव प्रिंसिपल क्या कहता है? आव भाव प्रिंसिपल बोलता है, ये अब मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, कि जब भी हम सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं तो सबसे पहले कौन से शेल को भरते हैं जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है? जैसे हमने भरा 1s को। आकाश जी आपका नाम क्या है? आकाश। और मैं आपसे पूछा आपका हिंदी में नाम क्या है? आकाश, है ना। ये हिंदी में यही नाम है इसका, अफवाह का सिद्धांत, ठीक है। अब बीच में मत बोला करो, एक बार टॉपिक पर देखो। अफवाह प्रिंसिपल, तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ भरते हैं, कौन से ऑर्बिट में भरते हैं? जिस ऑर्बिट या ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होती है। ये जैसे हमने भरा था, पहले हमने किसको भरा था? 1s को।
क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम थी। इसके बाद हमने किसको भरा, 2s को, फिर 2p को, फिर 3s को, फिर 3p को, फिर 4s को, फिर 3d को। तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन्स को भरा था। तो ये क्या है, यही अफबाउ प्रिंसिपल है। अफबाउ प्रिंसिपल ये कहता है कि ऑर्बिटल्स कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ठीक है, तो लिखना इसकी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, कक्षकों को, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड, कक्षकों को ऊर्जा के, ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इसके अनुसार कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है, कक्षकों को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में भरा जाता है। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। उसके बाद ये लिख लोगे नीचे से जल्दी से। कान तक अतिरिक्त आप लोग भी बोलते होगे भाई, यहाँ नहीं बोलते। अच्छा, मुंगेर से हैं, डोन जी मुंबई से है। शाहरुख खान तो नहीं हो आप? जल्दी लिखो इसे। वैशाली बिहार। ओके अविनाश जी। अच्छा, जॉब करते हो, ओके। बोल बोल कर तो लिखवा रहे हैं भाई फौजदार जी। ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। हाँ जी, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देंगे, अभी देंगे। ठीक है, सहारनपुर से हूँ सर। इसी में नहीं चलेंगे भाई ये क्लास। इंदौर मध्य प्रदेश। सर मैं आगरा से। फौजदार जी फिर आगरा में मुझसे नहीं पढ़े आप? मैंने आगरा पढ़ाया है। ठीक है, नेक्स्ट रूल देखो। हाँ जी, बिहार दरोगा तक हो जाएगा, केमिस्ट्री खत्म। थोड़ा सा और लेवल पढ़ना पड़ेगा विकास जी हरियाणा के लिए। बिहार से सहारनपुर सुना है सर आपने? हाँ जी सुना है। वेस्ट बंगाल आज सेकंड क्लास। हाँ जी पवन जी आज सेकंड क्लास है। सेकंड देखो, सेकंड है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पोली का नियम लिखोगे हिंदी में, पोली का नियम, पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पोली का नियम, पोली का नियम। हाँ पटना में पढ़ाया है और अभी भी पढ़ाता हूँ पटना में। मैंने आगरा पैरामाउंट में पढ़ाया था। दमनदीप जी यहाँ पर ईयर नहीं पूछेंगे, ठीक है भाई, यहाँ साइंटिस्ट के नाम पूछते हैं। ममता जी संडे के लिए कोई टाइम नहीं होता। संडे को आप जैसे मॉर्निंग में उठते हो एक बार अपनी चेक किया करो ऐप को, ऐप पर अपना शेड्यूल चेक किया करो। कोई भविष्यवाणी नहीं होगी, ठीक है, कि आपको बताने के लिए कि संडे को क्लास होगी। ठीक है, मेरी क्लासेस संडे को होती हैं, ध्यान रखना, एक बार चेक कर लिया करें। पटना में बोरिंग रोड पढ़ाया है भाई। जितना पढ़ा रहे हैं विकास जी पहले से पढ़ ले, फिर हरियाणा के लिए बाद में गाइड कर देंगे क्या करना है। उसके लिए यूट्यूब पर पढ़ा देंगे हम, फ्री पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है। जैसे एस था, एस के अंदर एक बॉक्स था, हम एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन भरते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और दोनों का स्पिन क्या होता है? अपोजिट होता है। मतलब अगर ये क्लॉकवाइज होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज तो ये क्लॉकवाइज। ठीक है, तो लिखो अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, एन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल, एन ऑर्बिटल accommodates, an orbital accommodates maximum 2 electrons, an orbital accommodates, an orbital accommodates maximum 2 electrons with opposite spin, an orbital accommodates maximum 2 electrons
with opposite spin. An orbital accommodates maximum 2 electrons with opposite spin. इसके अनुसार कक्षकों में एक मिनट इसके अनुसार एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनका प्रचक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है। 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 An orbital accommodates maximum 2 electrons with opposite spin. सर आपका टाइम यही है। संडे को जी टाइमिंग फिक्स नहीं होती। अभी तो 1 बजे 1:15 से 1:15 से क्लास आपकी चल रही है, ठीक है। और इसके बाद दूसरी क्लास भी है 5 से 7। वो 5 से 7 क्या पता 5 से 6:30 तक आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो जाएगा। वो शायद 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, उसमें हो जाएगा, ठीक है। संदीप जी की बढ़ाएंगे भाई। कोर्स का ड्यूरेशन 45-50 2 महीने, तो 2 से 2.5 महीने होगा। अच्छा, मुखर्जी नगर में रहते हूँ, ठीक है। सुशील जी मिल लेना कभी भी। अब देखो, अब एक मैं दूसरी स्टेटमेंट बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, एक क्वांटम नंबर होते हैं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। एक बार इनके बारे में बता देता हूँ, ये है क्या। क्वांटम नंबर जो होते हैं ये 4 होते हैं, NLMS, ठीक है। ऑफ बाउ प्रिंसिपल में दूसरी स्टेटमेंट बताऊंगा अभी। ऑफ बाउ प्रिंसिपल की दूसरी स्टेटमेंट, एक तो स्टेटमेंट ये थी कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और उनका स्पिन अपोजिट होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी स्टेटमेंट क्या है। ये 4 क्वांटम नंबर हैं। ये क्वांटम नंबर्स होते क्या हैं, जैसे आप लोगों के लिए पहचान के लिए क्या आपका आधार कार्ड है, आपके आधार कार्ड से आपके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के आधार कार्ड होते हैं क्वांटम नंबर्स। अगर आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आपको इनसे मिलेगी। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आपको ये 4 वैल्यूज पता है तो हम बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है, कितनी वेलोसिटी है उसके पास, ठीक है, और कितनी एनर्जी होगी उसके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। तो देखो, अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लिए हमने, इसके लिए हमने क्वांटम नंबर कैलकुलेट किए। ये आया 3, ये 1, ये 0 लेते, ये 0, ये 0 और ये आया आपका +हाफ। जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है इसके लिए भी n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 है, m की वैल्यू 0, लेकिन s की वैल्यू -हाफ है। तो ऑफबाउ ने ये कहा था किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ये जो 4 क्वांटम नंबर्स है, इनकी जो वैल्यूज हैं, ये चारों की चारों कभी भी किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ मैच नहीं करेंगी। एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो 4 वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए 4 वैल्यूज के साथ मैच कभी नहीं करेंगी। मतलब देखो, 1 सेम हो सकती है, 2 सेम हो सकती है, 3 सेम होती है, लेकिन ये चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं होंगे, ठीक है। ये इसकी सेकंड स्टेटमेंट है। ये आपके पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल आपके सिलेबस में, तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखनी है, तो लिखना। हम कैसे बताते हैं ममता जी, सर एक बार लिखवा देना क्वांटम नंबर स्टेटमेंट। 1 मिनट को भी, नेट खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं, आज थोड़ा एक्स्ट्रा नेट खरीद लेना, इतना रश क्यों, दिन में 2 क्लास। ये चैप्टर खत्म करना है भाई, इसलिए ताकि आगे आपकी जो लेट क्लास हुई है चीजें बैलेंस हो जाए, टाइम पर आपका सिलेबस फिनिश हो जाए। तो लिखो, सेकंड स्टेटमेंट है पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो लिखोगे नो टू इलेक्ट्रॉन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स नो टू इलेक्ट्रॉन्स have the same set of 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 all the quantum numbers have the same set of all the quantum numbers have the same set of all the quantum numbers। देखो, इसके अनुसार किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके अनुसार किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए इसके अनुसार किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान चारों क्वांटम संख्याओं का मान
समान नहीं होगा। इसके अनुसार किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं होगा। ठीक है। हाँ जी दमनजीत जी, पॉलीमर करवाएंगे, क्यों नहीं करवाएंगे। हाँ जी सौरभ जी, शाम में भी हम पढ़ाएंगे। जल्दी से इस एग्जाम्पल को नोट कर लो, समझ में आ जाएगा मैंने आपको क्या बताया है। फौजदार जी, तो थोड़ा बहुत क्वांटम नंबर आएगा वो पढ़ाऊंगा बाद में। मजा आ रहा पढ़ने में, क्लियर है सर। ठीक है, चिंता मत करो। विनोद जी, क्वांटम नंबर में लास्ट में पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी रुक जाओ, पढ़ाऊंगा मैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। रोहन जी, मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि वो जो स्पिन वाला क्वेश्चन पूछा था, वो मैंने आपको बताया था, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्वेश्चन नंबर नहीं है, ये स्टेटमेंट है पोली की दूसरी। देखो ये और लिखा था मैंने। ठीक है, आज वैलेंसी नहीं होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीक में जब भी क्लास लगी तब पीरियोडिक टेबल वगैरह पढ़ेंगे। बहुत है लाइव अविनाश जी, बहुत है। ठीक है, तो तीसरा देखो, हंट्स रूल। हंट्स रूल, हुंड का नियम, ये तीसरा रूल है। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। देखो हंट्स रूल क्या है। जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या आएगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, तो पी के अंदर 3 बॉक्स होते हैं। ठीक है, और एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर देखोगे 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इनको दो तरीके से भर सकते हो, या तो आप इनकी पेयरिंग करो पहले फिर आगे जाओ, या पहले इन्हें सिंगल ही भरो। तो कौन सा करेक्ट होगा, सिंगल ही वाला। ये इनकरेक्ट होगा। तो ये जो बात है ये किसने बताई थी, हंट्स ने बताई थी। ठीक है, तो लिखना। हाँ जी, आज ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इफ एन ऑर्बिटल हैविंग एन इलेक्ट्रॉन देन व्हाट इज द स्पिन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन। मतलब ये तो क्या बताया था मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है आप नहीं बता सकते कि वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, 5 बजे तक लगातार पढ़े, आपके क्लास में इंटरेस्ट आता रहा। जब भी अभी थोड़ा वेट करें सर, मैंने 1:10 तक वेट करके चला गया, तब 35 मिनट क्लास छूट गया। मुस्तफ़ा जी बहुत बढ़िया भाई। अब क्या बोले अब हम इसमें। अब देखो भाई, डोंट जी स्पिन नहीं बता सकते, स्टेबिलिटी के लिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कॉन्सेप्ट है। तो इसकी स्टेटमेंट लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस, इसके अनुसार, फर्स्टली, फर्स्टली ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड, फर्स्टली orbitals are singly filled, firstly orbitals are singly filled, and after that pairing starts, and after that pairing starts, and after that pairing starts। लिखोगे हिंदी में। इसके अनुसार, इसके अनुसार पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को, पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को अकेले भरा जाता है, पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन को अकेले भरा जाता है। उसके बाद, उसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं, उसके बाद उनके जोड़े बनाए जाते हैं। फर्स्टली ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड एंड आफ्टर दैट पेयरिंग स्टार्ट्स। हाँ जी, शाम को भी लाइव होगा, इसको नोट कर लेना इस एग्जांपल को। ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। सर क्लास किचन भी ठीक समझे नहीं, केदार जी क्या कह रहे हो। हाँ जी, एनटीपीसी के लिए काफी है देवराज जी।
हाँ जी, संडे का कोई टाइम नहीं भाई, संडे को किसी भी टाइम क्लास हो सकती है, मॉर्निंग में उठ के आप चेक कर लीजिए, अगर मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी क्लास जरूर होगी संडे को। ठीक है, अब देखो इनका यूज बताऊंगा अभी। देखो जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे ना, तो पीरियोडिक टेबल में आप एक चीज याद रखोगे, अभी फिलहाल रिजल्ट बता रहा हूँ, अगली क्लास में मतलब संडे के बाद जब भी ट्यूसडे वेडनेसडे में क्लास लगेगी मेरी, तब पीरियोडिक टेबल स्टार्ट कराऊंगा। तो अब एक चीज देखना, पीरियोडिक टेबल में जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे तो एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, इसको याद रखना, भी यूज करना मुझे इसका। जब आप लेफ्ट टू राइट चलोगे पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में, तो परमाणु त्रिज्या परमाणु आकार कम होगा, और जब नीचे की तरफ चलोगे तो एटॉमिक साइज आपका इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक है, इसको बना लीजिए। जब ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे तो परमाणु आकार बढ़ेगा, और लेफ्ट टू राइट जाओगे, दाएं से बाएं जाओगे, परमाणु आकार आपका घटेगा। ठीक है, लेफ्ट टू राइट ये वाला इस तरीके से। काफी अच्छी चीज के लिए अब सब क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस, और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है भाई। ठीक है, अब देखो हेडिंग डालोगे आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन, आयनन ऊर्जा। देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का निकलना। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या, जैसे सोडियम है, ये आपका सॉलिड स्टेट में है, एटॉमिक नंबर 11, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, 281। तो हमें इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये हम तभी निकाल सकते हैं जब एलिमेंट, जब तत्व तो आपका गैसियस स्टेट में हो, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट किस में है, आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो हमें इसको गैस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो गैस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको देते हैं सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा, सब्लिमेशन एनर्जी, ऊर्ध्वपातन ऊर्जा। तो सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है लिक्विड स्टेट में, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, आपका लिक्विड में। तो ये कन्वर्ट हो, सॉरी गैस में, लिक्विड में नहीं, जिसमें एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट कन्वर्ट होता है गैस में, उसे बोलते हैं हम सब्लिमेशन एनर्जी। तो अब ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो चुका है, अब इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं। तो देखो हमें इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है, तो इसके इलेक्ट्रॉन को, इसका इलेक्ट्रॉन अपने आप बाहर नहीं निकलेगा, हमें उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, हम इसको कुछ एनर्जी देंगे जिससे इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो उस पर चार्ज आता है पॉजिटिव, एक निकलेगा तो +1, दो निकलेगा तो +2। तो ये इलेक्ट्रॉन कब बाहर आया, जब हमने इसको आयनन ऊर्जा दी, आयनाइजेशन एनर्जी दी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट के, किसी भी तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हम एनर्जी देते हैं, जो हम ऊर्जा देते हैं, उसे बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा। ठीक है, तो ये तो होगी आयनाइजेशन एनर्जी। तो डेफिनेशन लिख लो, द एनर्जी, बाद में इसको बना लेना, पहले डेफिनेशन लिखना, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron, the energy required to remove the electron, the energy required to remove the electron from the outer, from the isolated gaseous atom, the energy required to remove the outermost electron, the energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom, from an isolated gaseous atom is known as
आयनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी गैस तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को किसी भी गैस तत्व के बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। The energy required to remove the outermost electron from an isolated gaseous atom is known as ionization energy। ठीक है, ये नोट कर लीजिए अब जल्दी से। अच्छा, क्या पूछ रहे थे पार्थ जी आप? सर सब्लिमेशन एनर्जी और वेपराइजेशन। देखो पार्थ जी, सब्लिमेशन में क्या होता है, एक सॉलिड सब्सटेंस डायरेक्ट गैस में बदलता है, वो होती है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है, जिसमें लिक्विड सब्सटेंस गैस में कन्वर्ट होता है। लिक्विड जिसमें गैस में कन्वर्ट होगा वो वेपराइजेशन। ठीक है, और जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा वो होगा आपका सब्लिमेशन। सर अब समझ में आ रहा है सब? सर जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, देखो इलेक्ट्रॉन हमेशा आउटर मोस्ट से निकाल सकते हो, अंदर से आप पहले निकाल ही नहीं सकते। हाँ जी नवीन जी, पढ़ाता हूँ, पटना पढ़ाता हूँ अभी भी मैं। हाँ जी, कपूर का ट्रांसफॉर्मेशन सब्लिमेशन है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज होगा। अब एक चीज देखना, हमें आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो उसके लिए हम एनर्जी देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर कोई एलिमेंट स्टेबल है, किसी की फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो उसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी या कम? ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि जितना एलिमेंट स्टेबल होगा, स्टेबल एलिमेंट से एक स्थिर तत्व से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। ठीक है, एक स्टेबल एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसके लिए हमें बहुत मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो आयनाइजेशन एनर्जी है, इसकी स्टेबिलिटी के साथ कैसा रिलेशन होगा? डायरेक्टली इनवर्सली, डायरेक्टली होगा। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट लिखोगे ऐसे, आयनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हिंदी में लिखोगे, आयनन ऊर्जा समानुपाती इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता। आइसोलेटेड का मतलब उसका किसी से कॉन्टेक्ट नहीं है। फौजदार दी Na पॉजिटिव प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, ये मतलब है इसका। ठीक है, तो आइसोलेटेड का मतलब ये किसी और के कॉन्टेक्ट में नहीं है, बिल्कुल एक सेपरेट सिस्टम है, यहां पर और कुछ नहीं है, ओनली सोडियम है। देखो किसी भी स्टेबल चीज से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, तो अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि, और स्टेबिलिटी, सिस्टम की स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। तो जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितनी ज्यादा स्टेबल होगी, उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है जी, आइसोलेटेड किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, मतलब इसके सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ये पूरा सेपरेट सिस्टम है, यहाँ पर इसके अलावा कुछ भी चीज प्रेजेंट नहीं होगी, ये मतलब है आइसोलेटेड का। ठीक है, अब देखो जब भी आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा, चार ऑप्शन देकर आपसे पूछेंगे किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है, किसके आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, किसके आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो उस केस में उन चारों ऑप्शन की आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखोगे पहले।
ठीक है। तो जिसमें फुली फिल्ड का जो केस होगा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, और जो हाफ फिल्ड का केस होगा उसकी उससे कम होगी, और सबसे कम किसकी होगी? इनकम्प्लीटली फिल्ड वाले की। अगर मान लो चार ऑप्शन ऐसे आ गए जिसके चारों के चारों ऑप्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो फुली फिल्ड है, या चारों ऑप्शनों की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी हाफ फील्ड है, या चारों ऑप्शनों की कॉन्फ़िगरेशन आपकी इनकम्प्लीटली फील्ड है, तो क्या से कैसे डिसाइड करोगे कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है किसकी कम है? तब आप चेक करोगे एटॉमिक साइज से। अब एक बात बताओ, एक यहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, एक सेकंड केस में से इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी? इस वाले को। क्यों देनी पड़ेगी ज़्यादा? क्योंकि ये इसके इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है, जो फासला है वो कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो दोनों के बीच जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी, यानी कि इन दोनों के बीच जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि यहाँ पर बात करें, साइज बड़ा होने की वजह से इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की सेंटर के साथ जो अट्रैक्शन होगी वो पुअर होगी, कमजोर होगी इसके कंपैरिजन में, तो इसका इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है। ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जो है तो ये आसानी से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में अट्रैक्शन पुअर है, कमजोर है, तो हम इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। तो बोल सकते हैं ना, देखो अगर हमने किया क्या, अगर एटॉमिक साइज बढ़ा, अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होगा तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी या कम? कम देनी पड़ेगी। तो एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन एनर्जी में कैसा रिलेशन होगा? इनवर्स रिलेशन। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एटॉमिक साइज के परमाणु त्रिज्या के। ठीक है। तो ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन आएगा आप पहले इस वाले पहले पॉइंट का यूज करोगे। ठीक है, अभी यूज करके बताऊंगा, इसे पहले पॉइंट का यूज करोगे। तो अगर पहले पॉइंट से आंसर नहीं निकाल पा रहे हो आप, मतलब सभी से इससे सभी आंसर इक्वल आ रहे हैं, तब आप कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करोगे? एटॉमिक साइज का। ठीक है, जिसका एटॉमिक साइज ज्यादा उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम। ठीक है, अब नोट कर लो। विक्रम भाई अच्छे से ही समझा रहे हैं, और कैसे समझाएं? विराट जी ऐसी कोई बुक है ही नहीं। समझा नहीं पवन जी, आप रेगुलर है सर मतलब? पूरा ही कराएंगे भाई सिलेबस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट करेगा पार्थ जी। अविनाश जी क्लास नोट्स में यहाँ पर बनवाता हूँ, ठीक है, बाकी जो प्रिंट जो तुम्हें मटेरियल मिलेगा उसमें उसमें कम कंटेंट होगा, इसलिए नोट्स बनाते रहना साथ में। विक्रम जी हिंदी में बोला तो है भाई। देखो हिंदी में इसलिए नहीं बोला, ऊपर लिखा आयनाइजेशन एनर्जी, इतना तो आप भी कर सकते हो। ये आयनन ऊर्जा है। स्टेबिलिटी मैंने बताया था स्थिरता, इसकी हिंदी लिख दी मैंने। आज शाम को यूट्यूब पर टाइम नहीं है भाई, यही होगा काम। तो ये होगी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की स्थिरता। हाँ भाई सारे फ्यूल चैप्टर करवाएंगे, क्यों परेशान हो रहे हो? क्रिस्टल क्लियर। एनए को हिंदी में बताओ। एनए कौन सा भाई? अच्छा बहुत बढ़िया, विक्रम जी कमाल कर दिया आपने, हिंदी में बताओ। भाई पहली क्लास की थी आपने, एक बार है ना ढंग से पढ़ लिया करो भाई, थोड़ा सा टीचर का फोल्डर निकालने से पहले। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको बताया ये सोडियम होता है Na। ठीक है, तो पहली क्लास में कराया, वहां पर देख लो एक बार से, ये सोडियम होता है और हिंदी में सोडियम को सोडियम ही बोलते हैं। अभी आ रहे सुरेंद्र जी, उस पर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल विनय जी, बहुत बेनिफिशियल है अब ये तो। अब देखो, अब आयनाइजेशन एनर्जी की वेरिएशन, अब इसमें दिमाग अपना पानी वानी पी लो, और दिमाग को पूरी कंसंट्रेशन से देखना है इसको। ये समझ में आ गया तो बस इस चैप्टर में इसके बाद ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन पढ़ाने हैं, आइसोटोप पढ़ाने हैं, आइसोबार पढ़ाने हैं। वैसे
अभी ये हो नहीं पाएगा, ठीक है, टाइम लगेगा। तो शाम को स्टार्ट कर लेते हैं ना, 5 बजे इसको। हाँ भाई, मैं एप्पल चलाता हूँ, काफ़ी बार पूछ लिया, क्या हो गया फिर? ठीक है, तो शाम को मिलते हैं 5 बजे, ठीक है? ये इसको पढ़ लेना, क्लियर कर लेना तब तक आयनाइजेशन एनर्जी को, ठीक है? इसको और बाकी मैं एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, वेरिएशन पढ़ाऊँगा आयनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है? फौजदारी अभी बताएँगे शाम को, टेंशन ना लो। भाई देखेंगे क्वेश्चन, मैं साथ के साथ करवा देता हूँ, आप देख लेना, अच्छे क्वेश्चन मैं साथ के साथ करवा दूंगा आपको, नोट से हो जाएंगे क्वेश्चन, आप टेंशन ना लो, ठीक है? चलो भाई शाम को मिलते हैं, आज के लिए अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।